बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अप्रैल की 27 डेट है और 14 रमज़ान अल मुबारक है। तो हम आज अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें लेक्चर नंबर 5 को शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक होगा लेक्चर हमारे जो कोर्स आउटलाइन है उसकी जो मॉड्यूल हमने शुरू किया हुआ है वीक नंबर 2 का जो काम है वो हम कर रहे हैं। सेकेंड वीक के अंदर जो टॉपिक है हमारा आज पढ़ने का दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। रिलेशनशिप है एक छोटा सा इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। एक बिल्कुल इसको हम जस्ट गो थ्रू करेंगे, टच करेंगे। ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बहुत एडवांस टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कोर्स आउटलाइन में जस्ट इसकी जस्ट एक ओरिएंटेशन हम देखेंगे कि दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे और इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको उसकी सिर्फ आपको एक नो हाउ होनी चाहिए। बाकी ये तफसील से इस टॉपिक का नाम होगा फिलिप्स कर्व। ये आप तफसील से आगे एडवांस्ड मैक्रो में पढ़ेंगे, इस मैक्रो में इसकी कोई जगह नहीं है। तो लेकिन हाँ अलबत्ता इसका आज का लेक्चर ये होगा कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो इन्फ्लेशन का मेजर टॉपिक है वो हम तफसील से पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन को बतौर इंडिपेंडेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो वो आपके वीक नंबर 8 में जाके दोबारा रिपीट होगा, लेकिन हम उसको यहीं पे तफसील से पढ़ लेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा ये है लेक्चर। ये क्या भाई मैसम अली क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। आपने हाथ रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, कुछ नहीं कहना चाह रहे। तो अब आपके सामने देखो आज का जो लेक्चर है इसकी जो पहली स्लाइड है वो सामने पेज 1 आ चुका है। तो इट इज़ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? आम बोलचाल में इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई के कीमतों का जो मजमूई कीमतों का लेवल है उसमें मुसलसल एक इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ इजाफा होते चले जाना और स्टीप किस्म का इजाफा होना, ये इन्फ्लेशन कहलाता है। तो अगर कीमतों में माइनर इन्फ्लेशन है, ये आपने एक बात समझनी है। दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट का नाम है प्राइस स्टेबिलिटी और एक कॉन्सेप्ट का नाम है इन्फ्लेशन। तो जो प्राइस स्टेबिलिटी है ये क्या चीज़ है, ये क्या फिनोमिना है कि अगर कीमतों में माइनर इन्फ्लेशन है, कोई 3% से लेके 5% तक अगर कीमतें बढ़ रही हैं किसी मुल्क में, तो ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाता, बल्कि ये किसी मुल्क की मईशत के मजबूत होने की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मुल्क की मईशत जो है वो तरक्की कर रही है। तो माइनर इन्फ्लेशन 3 to 5% ये कहलाती है प्राइस स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर्स को एक इंड्यूसमेंट होती है कि उनकी कीमतें अगर मामूली सा बढ़ रही हैं तो इन द लॉन्ग रन वो अपने कैपिटल को शिफ्ट नहीं करते कहीं और उसी मुल्क में री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने सरमाया को, क्योंकि उन्हें ये लालच होता है कि यहाँ पे हमें हमारे मुनाफाजात बढ़ रहे हैं और बिजनेस में एक्सपेंशन होने की गुंजाइश है। तो अगर कीमतें स्टेगनेंट हो जाएं एक ही जगह पे, तो ये किसी मुल्क की ये तबाही होती है कि कीमतों में इजाफा ही नहीं हो रहा। 10 साल पहले जो कीमत थी वही चीज़ों की आज कीमत है। तो ये किसी मुल्क के लिए खुश आइंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक्सपेंशन मुमकिन नहीं होती। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो हम अब चलने लगे हैं इन्फ्लेशन को देखने। इन्फ्लेशन जैसा मैंने बताया कि कीमतों में शार्प या स्टीप इंक्रीज जो है ये कहलाता है इन्फ्लेशन। इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट का मतलब क्या है? लगातार। इन्फ्लेशन किसी शॉक का नाम नहीं है, किसी झटके का नाम नहीं है। ये कीमतों में मजमूई कीमतों में लगातार इजाफा होने का नाम इन्फ्लेशन है। हमारी इकोनॉमी जो है इसको शदीद इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना है। तो इन्फ्लेशन की ये डेफिनेशन जो आपने देखी है, इसकी एक और डेफिनेशन देखो लिखी हुई है। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, when too much money chasing too few goods, this situation is also called inflation।
जब मुल्क में मनी सप्लाई या मुल्क में क्वांटिटी ऑफ मनी एक लिमिट से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी इन्फ्लेशन को काज करती है, इन्फ्लेशन की वजह बनती है कि जब सेंट्रल बैंक मुल्क में करेंसी छाप के बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट कर देता है और इकोनॉमी को चलाने का कोई और अदर देन डेफिसिट फाइनेंसिंग कोई सोर्स नहीं रहता, तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये भी काज करती है एक हाइपर इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन के अंदर ये देखो क्या लिखा हुआ है, हेंस इन इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब डिमांड करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और सप्लाई कम हो जाती है तो फिर अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, कीमतों में अपवर्ड जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता है। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन रेट जैसा कि हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, वीकली रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्स आते हैं, और उनमें बताया गया होता है कि जी इन्फ्लेशन की शरह, अफराते ज़र की शरह 12% है, 13% है, 16% है। इस वक्त मोर देन 15% इन्फ्लेशन की शरह मुल्क में जा रही है, तो बहुत अलार्मिंग है, बहुत हाई है, इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन का जो रेट है ये कैसे मैयर होता है, किसी भी वेरिएबल का जो रेट ऑफ चेंज है वो मैयर इसी फार्मूले से होता है। आप ये बात याद रखना कि किसी भी वेरिएबल के अंदर जब आपने रेट ऑफ चेंज मैयर करना है, तब्दीली की शरह मैयर करनी है, तो ये जो सामने फार्मूला है ये प्राइसेस में रेट ऑफ चेंज मैयर करने का है, अगर कोई और वेरिएबल हो तब भी फार्मूला यही रहता है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, पी टी, पी के साथ सबस्क्रिप्ट में छोटा सा टी लिखा हुआ है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। सपोज करो मौजूदा टाइम, जो मौजूदा साल है टी, इसको हम कहते हैं 2021 के, टी स्टैंड फॉर 2021, देन टी माइनस वन क्या होगा, 2020, एक 1 ईयर बैक या वन प्रेसीडिंग ईयर। तो पी टी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100 के 2021 की कीमतें माइनस 2020 की प्राइसेस डिवाइडेड बाय 2020 की प्राइसेस, और जो वैल्यू आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में जवाब आता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा परसेंटेज में देखा जाता है, तो ये इसको इन्फ्लेशन रेट को मैयर इस फार्मूले से किया जाता है। दूसरा वेरिएबल है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं कि व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, और पीपल भी कौन से किस एज ग्रुप से उनका ताल्लुक है, कि व्हेन पीपल ऑफ द एज ग्रुप फ्रॉम 18 टू 60, 18 साल से 60 साल के दरमियान के जो लोग हैं, when people from the age group of 18 to 60 are willing to work at a given wage rate but they do not find jobs according to their capabilities, it is called unemployment. ये बेरोजगारी की एक जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो एक्सेप्टेबल है। तो क्या मतलब हुआ कि तमाम लोग बेरोजगार नहीं होते, बल्कि 18 साल से 60 साल के दरमियान जो एक लिमिट है जिसको वर्क फोर्स कहा जाता है, ये वर्क फोर्स है। टोटल पॉपुलेशन में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बिलो 18 भी हैं और अबव 60 लोग भी हैं, लेकिन जो वर्क फोर्स है दैट कंप्राइजेस ऑफ फ्रॉम 18 टू 60। तो 18 टू 60 अगर ये लोग काम करना चाह रहे हैं और इनको काम नहीं मिल रहा, तो इट इज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक इकोनॉमिस्ट है फिलिप्स, जो जैसे आपने कहते थे सुने ना फिलिप्स के बल्ब हैं, तो फिलिप्स एक नाम है। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स, in short run there is a trade off between inflation and unemployment, के फिलिप्स के मुताबिक के शॉर्ट रन पीरियड के अंदर, अरसा कलील या शॉर्ट रन पीरियड के अंदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरे में कमी आती है, नेगेटिव रिलेशनशिप को ट्रेड ऑफ कहा जाता है। तो अगर देखो ना, हम कहते हैं कि जी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस में और डिमांड में क्या है, ट्रेड ऑफ है। सिमिलरली ये जो दो वेरिएबल है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें भी ट्रेड ऑफ पाई जाती है। कैसे कि अगर गवर्नमेंट, अगर क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का रोल होता है, तो अगर गवर्नमेंट का टारगेट है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, अगर गवर्नमेंट बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरह से इन्फ्लेशन को कर्टेल करके मिनिमाइज कर लेती है, डाउन कर लेती है, तो एट द एक्सपेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उसे ये करना पड़ेगा। यानी एक तरफ से अगर इन्फ्लेशन कम हुआ है तो साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी,
तो ये अगर हम बेरोजगारी को कम करना चाह रहे हैं तो हमें हाई इन्फ्लेशन कबूल करना होगा। तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग टारगेट्स हैं, दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है। अगर एक अचीव करना है तो दूसरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ऐसी चीजें जिनमें एक अचीव करने के लिए दूसरे की कुर्बानी देनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ पाई जाती है। और इनके दरमियान जो कर्व बन रहा है आप देख रहे हैं कि प्राइस लेवल किसको शो कर रहा है? इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन की मेजरमेंट है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट की, और इनके दरमियान जो नेगेटिव स्लोप के साथ कर्व बना है इसका नाम है फिलिप्स कर्व, पीसी। तो 2 पॉइंट्स ए और बी इंडिकेट यही कर रहे हैं जो मैंने बताया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो हाई इन्फ्लेशन कबूल करो, और अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। तो ये थी छोटा सा पहले एक नोट था इसके बारे में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम आते हैं आज का दूसरा टॉपिक पर, दूसरा पार्ट लेक्चर का शुरू हो रहा है यहाँ से इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब हम मेन टॉपिक पढ़ने लगे हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हमने देख लिया, इन्फ्लेशन को हमने डिफाइन भी कर दिया, और क्या चीज़ है मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि जो परसिस्टेंट इंक्रीज है, लगातार प्राइस लेवल के अंदर इजाफा होने का नाम इन्फ्लेशन है। और प्राइस लेवल इंडेक्स है तमाम अशिया की कीमतों का। ये सिंपल चिकन की प्राइस नहीं है, या आलूओं की प्राइस नहीं है, या फ्रूट की प्राइस नहीं है। ये एक मजमुआ है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है, और उस बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के अंदर जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उस बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के अंदर बेशुमार अशिया हैं जो फूड आइटम भी है, नॉन फूड आइटम भी हैं, और वो इंटरनेशनली डिफाइंड है कि किस बास्केट के अंदर कौन कौन सी अशिया होंगी। चाहे अमेरिका है, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी इकोनॉमी है, जब वो डिफाइन करती है कि मैं इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा हूँ यूजिंग सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इस इंडेक्स के अंदर जो भी कमोडिटीज होंगी वो तमाम मुल्कों में सेम होंगी। तो उनके अंदर फूड और नॉन फूड आइटम दोनों हो सकते हैं। तो इन्फ्लेशन की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1 डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नंबर 2 कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहली टाइप है। डिमांड, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि एक की रीजन एग्रीगेट डिमांड बनेगी, और एक की जो रीजन है दैट वुड बी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है ये दो वजूहात बनेगी इन्फ्लेशन को काज करने की, और इनको हम अब आगे देखते हैं कि ये क्या है। पहली टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको आपने एग्जैक्टली यूं ही डिफाइन करना होगा। और इफ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पहली बात यहाँ है, कॉमा लगा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सपोज किया जाएगा कि इकोनॉमी इज सपोज टू बी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, के इकोनॉमी के अंदर जितने जो प्रोडक्शन हो रही है दैट इज सोल्ड आउट, जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको जॉब मिल रही है, जो इंजीनियर बन रहे हैं उनको लेबर मार्केट में जॉब्स मिल रही हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में, ना कोई चीज़ें अनसोल्ड हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी चल रही है। इफ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये बड़ी सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो इसको क्या कहते हैं हम आगे। सो व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड, देखो ना, अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाए एग्रीगेट सप्लाई का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इन्फ्लेशन का। लेकिन ये इक्विलिब्रियम से अगर सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम में जा रही है तो उस वक्त क्या हो रहा है कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब आप इस डायग्राम को देखें, मेरे जो माउस का कर्सर है इसको देखते जाएं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस है। सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले हमने एक्सिस को डिफाइन करना होता है कि ऑन विच एक्सिस विच वेरिएबल वी आर मेजरिंग।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम मेजर कर रहे हैं आउटपुट या नेशनल इनकम। आउटपुट या नेशनल इनकम को वेरिएबल वाई से इंडिकेट किया जाता है। आपको याद है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे वेरिएबल के रिलेशनशिप और उनके नाम, अब वो यहाँ तमाम वेरिएबल यूज हुआ करेंगे और आपको उनके नामों से शनासाई पहले से मौजूद है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वेरिएबल लिया जा रहा है ये वाई वेरिएबल है, वो वाई इंडिकेट कर रहा है आउटपुट को या एम्प्लॉयमेंट को या प्रोडक्शन को। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि आम बोलचाल में हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिन लोगों को रोजगार मिला है, और आउटपुट का मतलब है जो शिया बन के निकली हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबल हैं कि अगर आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल डेफिनेट उसके साथ पैरेलल इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाई वेरिएबल यहाँ लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई वेरिएबल है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने इन्फ्लेशन को मेजर किया है, और इन्फ्लेशन का जो वेरिएबल है दैट इज पी, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। ये दोनों वेरिएबल डिफाइन होने के बाद आपने इसी तरतीब में, जिस तरतीब में मैं आपको बता रहा हूं, उस तरतीब में डायग्राम को रीड्रॉ करना है, तब आपको इसकी समझ आएगी। यहां जो मैंने बनाया हुआ है ऐसे नहीं बना देनी, ये तो स्टेप बाय स्टेप बनी है, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो मैं इस वक्त आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन करने के बाद हमने कर्व बनाना है एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये जहां मेरा कर्सर है माउस का, इसको देखते जाओ। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप के साथ स्टार्टिंग स्लाइटली अबव द ओरिजिन, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ ये इंक्रीज कर रहा है, कर्व इंक्रीज करता गया। यहां पहुंचने के बाद आपने इस कर्व को वर्टिकल कर दिया, यूं वर्टिकल करके थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये जो कर्व का बिहेवियर है कि एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज कर रहा है, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद फिर वर्टिकल हो जाता है, ये कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वो पॉइंट जिस पे इंक्रीज होने के बाद ये वर्टिकल हो जाए वो इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। वहीं से मैंने देखो डॉटेड लाइन लगा के, एक्चुअल लाइन नहीं लगाई, डॉटेड लाइन लगाई है और नीचे शो किया है कि वाई के साथ छोटा सा एफ लिखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का बिहेवियर क्या है कि ये प्राइस लेवल के साथ बढ़ता है, कीमत बढ़ती है आउटपुट बढ़ती है, फिर कीमत बढ़ती है आउटपुट और बढ़ती है, कीमत बढ़ के P3 हो जाती है, ये देख रहे हो आप P3। तो ये अपने उस लेवल पे आ जाता है जहां पे ये वर्टिकल हो रहा है। P3 प्राइस पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है। अब मजीद अगर कीमत बढ़ती है तो आउटपुट नहीं बढ़ेगी। दूसरा कर्व जो है इसी पॉइंट पे जहां फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहां हमने नेगेटिव स्लोप के साथ एक कर्व बनाया है, ये देख रहे हो अब आप कि ये जो नेगेटिव स्लोप के साथ कर्व डाउनवर्ड बन रहा है, ये नीचे को जो स्लोप आ रही है, और इस कर्व का नाम है एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, इनिशियल एग्रीगेट डिमांड ये कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई ये कर्व है, एग्रीगेट डिमांड ये कर्व है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये इकोनॉमी का बेसिक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं हुई और बुनियादी इक्विलिब्रियम जो है वो इकोनॉमी का ई नॉट वेरी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई नॉट, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब क्या हो रहा है इसके बाद कि आप देख रहे हैं, इससे पहले आप पीछे आ जाएं, नीचे की जानेब आ जाएं। एक एग्रीगेट डिमांड कर्व मैंने बनाया AD1, ठीक है। AD1 के ऊपर एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 और एग्रीगेट सप्लाई स्टिल AS, जो एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो नहीं चेंज होगा, वो एक ही रहेगा। अब एग्रीगेट डिमांड E1 के ऊपर इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्राइस है P1 और आउटपुट लेवल है Y1, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की मुख्तलिफ रीजंस हैं, ये देखो नीचे लिखी हुई हैं, उनको भी साथ साथ देखते जाओ। काजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? एज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट्स राइटवर्ड, फॉलोइंग आर द पोटेंशियल काजेज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने की जो पोटेंशियल काजेज हैं वो क्या क्या है? नंबर 1, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड नाम होता है वाई का, और वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ का नाम है? मजमूआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
तीनों किस्म के एक्सपेंडिचर्स को जब सम अप कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आती है एग्रीगेट डिमांड। और तीनों इसके वेरिएबल हैं, सी, आई एंड जी। तीनों में इजाफा अगर हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। यही मैंने लिखा है। तीन वजूहात क्या है? इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये तीन ये वजूहात हो गई। फिर नंबर 4 रीजन एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की, जिसका ताल्लुक सेंट्रल बैंक के साथ है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देता है तो फिर भी सेंट्रल बैंक अगर बैंकों से कहता है कि इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करें, तो ये कहलाती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक जो इकोनॉमिक पॉलिसी चला रहा होता है उसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है ताकि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो, ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड करें, तो उसे कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। अब आप देखो यहाँ पे E1 इक्विलिब्रियम से एक नया एग्रीगेट डिमांड कर्व बन गया AD2 ड्यू टू एनी ऑफ द अबव रीजंस। ये जो रीजंस ऊपर बयान किए हैं, इन वजूहात की वजह से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ। एग्रीगेट डिमांड कर राइट साइड पे शिफ्ट हुई, इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे चला गया। तो क्या हुआ कि कीमतों में इजाफा हो गया। कीमतों में P1 से P2 का जो इजाफा है, इसके साथ ही Y1 से Y2 आउटपुट भी बढ़ गई। जब कीमतें बढ़ रही हैं, जब मुल्क में कीमतें बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर मुल्क में इन्फ्लेशन हो रहा है साथ आउटपुट भी बढ़ रही है साइमल्टेनियसली, तो ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, ये एक्सपेंशन हो रही है। ये प्राइस स्टेबिलिटी की इंडिकेशन है कि कीमतें बढ़ी हैं, आउटपुट भी बढ़ गई है। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। जो ऊपर डेफिनेशन क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की? इफ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पहले आप अचीव करें लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये है E0। इक्विलिब्रियम E0 पॉइंट जो है, यहाँ पे हम हमारा जो स्टैंडिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो E0 है। इफ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट YF एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ, इजाफे की वजूहात यही है, नीचे जो 4 लिखी हुई हैं। एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ AD4, यानी AD से AD4। ये जो एरो आउटवर्ड एरो की है, ये शो कर रही है कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ है। अब देखो इससे क्या हुआ कि कीमतों में इजाफा हो गया P4। P0 से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है P0, इक्विलिब्रियम प्राइस से इंक्रीज होके प्राइस हो गई P4। और P4 प्राइस होने के साथ जो आउटपुट है, आउटपुट आपको पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होने के बाद मजीद आउटपुट ने नहीं बढ़ना। अगर एक मुल्क में 500 पंखा प्रोड्यूस होने की गुंजाइश है और 500 पंखे प्रोड्यूस हो गए हैं, तो चाहे पंखों की कीमतें दुगनी भी हो जाएं तो पंखे मजीद बढ़ा नहीं सकते उनकी प्रोडक्शन को, क्योंकि वो अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर चुके हुए हैं। अगर मुल्क की कैपेसिटी है 1000 डॉक्टर एनुअल पैदा करने की, तो हम डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ा के डॉक्टरों की तादाद में इजाफा फौरी तौर पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए और किस्म की चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो खैर उस तरफ हम नहीं जा रहे। तो आप ये देखें आप कि आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ कीमतों में इजाफा हो रहा है जो शो किया जा रहा है P0 से लेके P4 तक। और ये जो द एरिया अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड बिलो द प्राइस P4, ये जो शेडेड एरिया है, ये कहलाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये एरो की लगा के साथ दिखाया जा रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है दैट इंडिकेट्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये हमारा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन का टॉपिक। तो इसको आप देख लें कि इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम देखते हैं, शुरू करते हैं उसे भी। तो ये देखते, ये अभी होगा नहीं, वैसे टाइम थोड़ा रह गया, 10 मिनट में ये ख़त्म नहीं होगा। यहीं तक मैं लेक्चर को रोक देता हूँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तक ही मैं लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ। और इसको आप प्रिपेयर करें, क्योंकि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक तफसील से करवाने वाला टॉपिक है, ये कल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। इससे आगे ऑनवर्ड जो इसका पार्ट 2 होगा लेक्चर का, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो हम कल पढ़ेंगे।